नमस्कार। आज का मुद्दा में मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज भी हम बात करेंगे खास मुद्दे पर और मेरे साथ होंगे एचपीसी न्यूज़ के न्यूज़ हेड प्रताप राव। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुद्दे की। ये मुद्दा है हम कायर हैं। यह है आज का मुद्दा। दिल्ली की अदालत में एक बार फिर से धमाका हो जाता है और हर बार की तरह हम इस बार भी कड़ी कार्रवाई करने का ढोल पीटते हैं। विपक्ष पक्ष पर लापरवाही का आरोप लगाता है और हमारे मंत्री खुफिया एजेंसियों का बचाव करते नजर आते हैं। सबके बीच आम जनता के जहन में यह सवाल खड़ा होता है कि 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला देश अपनी सुरक्षा ठीक तरह से नहीं कर सकता। कोई भी शख्स, चाहे वो राजनेता हो, प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ा कोई अधिकारी, वो इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि वो देश को आश्वस्त कर सके कि हम सुरक्षित हैं। चर्चा को शुरू करें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं कल के वाकये पर। कल दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में सूटकेस में रखे एक बम के फटने से 12 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि 70 से ज्यादा घायल हो जाते हैं। सबसे ज्यादा हैरत वाली बात यह है कि इससे पहले 25 मई को भी इस जगह को निशाना बनाया गया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि वो तो महज एक ट्रायल था या कहें एक रिहर्सल भर था। दरअसल आतंकवादी तैयारी कर रहे थे बड़े धमाके की, जो उन्होंने किया कल। खैर, हर बार की तरह इस बार भी धमाके में मारे गए लोगों के लिए प्रशासन ने मुआवजे की घोषणा कर दी है और खुफिया एजेंसियां जांच कर रही हैं। वहीं हुजी ने एक ईमेल भेजकर धमाकों की जिम्मेदारी ली है। हरकतुल जिहाद की इस ईमेल में लिखा गया है कि अफजल गुरु की फांसी को तत्काल रद्द किया जाए, नहीं तो देश भर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी धमाकों का निशाना बनाया जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस ने संदिग्धों के स्केच जारी किए। संदिग्धों की उम्र 26 से 50 के बीच बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाके के लिए काम में लाए गए सूटकेस को वकील बनकर आए शख्स ने रखा था। तो एक धमाका होता है दिल्ली हाई कोर्ट में, और इससे पहले भी एक धमाका वहां हो चुका था। धमाका, उसके बाद एक बड़ा धमाका, और अभी तक इस बात के लिए कोई गारंटी नहीं है कि अब आगे कोई धमाका होगा या नहीं होगा। बार बार सवाल वही खड़ा होता है कि हम एक इतना बड़ा देश होने की बात करते हैं, 100 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश में रहते हैं, लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई धमाका होता रहता है। कोई इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि अब कोई धमाका नहीं होगा। जब मुंबई में एक बड़ा आतंकवादी हमला होगा, उसके बाद कहा गया था कि ये इस देश पर आखिरी आतंकवादी हमला है, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद में ही फिर से धमाका हो जाता है। हमारा प्रशासन इस बात की वाहवाही लूटने में लगा रहता है कि पिछले 13 महीने, पिछले 14 महीने में कोई धमाका नहीं हुआ, कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से धमाकों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। प्रताप जी, सबसे पहले बात यह है, जैसे कि हमारा आज मुद्दा भी है, क्या हम कायर हैं? तो वाकई में एक आम इंसान, एक आम नागरिक जो इस देश का है, वो बार बार ये सोच रहा है कि इतना बड़ा देश होने के बाद भी हम इस तरीके से इन समस्याओं से जूझ नहीं पाते हैं। इन समस्याओं के आने पर हाथ खड़े कर देते हैं। हमारे राजनेता एक दूसरे पर लांछन लगाते रहते हैं। बड़ी बात यह है कि अभी तक तो इस तरह की घटनाएं होती थी तो तुरंत ही टेलीविजन पे और तुरंत ही मीडिया में उस सारे आंकड़े आ जाते थे, देश पर कितनी बार आतंकवादी हमले हुए। लेकिन अब तो शर्म आने लगी है कि कितनी आंकड़े बढ़ाते जाएं, कितनी गिनतियां कराते जाएं। अब तो याद ही रखना मुश्किल हो गया है, इतने आतंकवादी हमले हो चुके हैं। अब शर्म महसूस होने लगी है। क्या हम एक ऐसे राष्ट्र हैं, मजबूत राष्ट्र हैं? हमारे ऊपर लगातार हमले होते जा रहे हैं। लगातार कोई भी टुच्चा बच्चा कभी भी कहीं भी धमाका कर देता है, हमारे लोग मारे जाते हैं, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। सरकार का वही रटा रटाया जवाब आता है, प्रधानमंत्री का जवाब आता है, हमें मजबूत होना पड़ेगा, मजबूती से लड़ना पड़ेगा। सुनते सुनते यहाँ की जनता थक गई है। आखिर में कब तक सुने? कौन मजबूत होगा? यहाँ की जनता मजबूत हो, यहाँ की सरकार मजबूत हो, कौन मजबूत हो? आखिर में रामदेव के समर्थकों को रात को उठाकर लाठियां चलाने वाली पुलिस कहाँ चली जाती है? अन्ना हजारे को अनशन पे बैठने पे गिरफ्तार करने वाली पुलिस कहाँ चली जाती है? कहाँ चले जाता है हमारा खुफिया तंत्र जो नेताओं की खुफियागिरी करता है? कहाँ चली जाती है सारी की सारी व्यवस्थाएं जब निर्दोष हमारे लोग मारे जाते हैं? आखिर में शर्म महसूस होती है। क्या हम एक राष्ट्र हैं? क्या हम एक सुरक्षित राष्ट्र हैं? क्या हम उस देश के नागरिक हैं जहां लोकतंत्र है? क्या इस तरह का लोकतंत्र है जहां हम अपने आतंककारियों को, हमारे ऊपर हमला करने वालों को हम सजा भी नहीं दिला पाते? बहुत बड़े, शायद लगता है कि निश्चित तौर पे दीपक, हम कायर हो चुके हैं,
जी। हम केवल आंकड़ों पे चले जाते हैं, हम केवल ये गिनती करते जा रहे हैं कि हमारे ऊपर कितने हमले हुए और उन्हें चुपचाप सहते जा रहे हैं। जी, प्रताप जी एकदम सही कहा आपने। एक पुराना वाकया याद आता है जब वीरप्पन ने इस देश के साउथ के एक प्रमुख फिल्म सितारे राजकुमार को जब उन्होंने उनका अपहरण कर लिया था, उसके बाद जिस तरीके से प्रशासन ने उस वक्त वहाँ उस घटना में उनके सामने घुटने टेके थे, तब हमारे भारत के एक मंत्री चीन के दौरे पर जाते हैं और चीन में इस बात पर सवाल खड़ा किया जाता है कि एक डाकू से आपका प्रशासन डर गया क्या? वाकई में तभी से छोड़ो, बिल्कुल अभी ताजा ताजा उदाहरण है। तमिल उग्रवादी जिसने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के लिए जो जिम्मेदार था, उसको सजा मिल चुकी है और उसको माफी दिलाने के लिए पूरे देश में एक आवाज उठ जाती है। आखिर में कैसे सोच सकते हैं हम, कैसे सोच सकते हैं अफजल गुरु को माफ कर दिया जाए? कैसे सोच सकते हैं कि कसाब को फांसी पे नहीं लटकाया जाए? देश में एक माहौल बना दिया जाता है, कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ आवाज उठा दी जाती है, लेकिन उन निर्दोष लोगों की बात कोई नहीं सुनता जो बेमौत मारे जाते हैं, जो सड़क पर अपने काम करने जाते हैं और घर लौट के नहीं आते हैं। उन परिवारों के बारे में कोई नहीं सोचता, जो यतीम हो जाते हैं बच्चे, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। और बाद में अपना संवेदनशील चेहरा दिखाने के दम पर इस तरह के आतंककारियों को, इस तरह के हमलावरों को बख्शने की बात की जाती है। इस तरह की राजनीति जो देश में हो रही है, तो निश्चित तौर पे यहाँ की जनता कायर है या नहीं है? निश्चित तौर पे यहाँ का शासन प्रशासन सत्ताधीश पूरी तरह से कायर हो चुके हैं। केवल रटा रटाया जवाब ही उनके पास है कि हम क्या करें। जी, आपने कहा रटा रटाया जवाब हमारे प्रशासन के पास में है। तो जब कल दिल्ली में इस तरीके से हमला हुआ, उसके बाद में वही एक रटा रटाया जो एक सिस्टम है उसको फॉलो किया गया। हम आपको बताते हैं कि इस मामले पर गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में क्या बयान दिया, आप सुनिएगा और गौर कीजिएगा कि इस बयान में और इससे पहले जब कोई हमला हुआ उस बयान में कोई फर्क नजर आता है। According to last reports, 9 people have died and 47 have been injured. Most of the injured have been removed to Dr. RML Hospital. Some have been removed to AIIMS and other nearby hospitals. Some of the injured have suffered serious injuries. A few others with minor injuries are being treated at the dispensary of the High Court. The scene of the incident was cordoned off immediately. Ambulances reached the scene and removed the injured within 20 minutes. A CFSL team is at the place of the incident. Teams from the NIA and NSG are also at the place of the incident. A post-blast investigation team of the Delhi police is also carrying out investigations. Delhi is a target of terrorist groups. When Parliament is in session and during certain other times of the year, Delhi is placed in high alert. Intelligence agencies constantly share intelligence inputs with Delhi police. Intelligence pertaining to threats emanating from certain groups was shared with Delhi police in July 2011. At this stage, it is not possible to identify the group that caused the bomb blast today. तो हमारे जो गृह मंत्री हैं उनका बयान आता है और वो जो कहते हैं संसद में आप सभी ने सुना और मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं लगता। प्रताप जी, आप पिछले काफ़ी समय से, जैसे कि आप इन चीज़ों को बहुत नज़दीकी से, बहुत करीबी से इन चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपने देखा क्या हर बार जो बयान दिए जाते हैं उन बयानों में और इस बयान में कोई खास फ़र्क दिखा? प्रताप जी देखो दीपक, कुल मिलाकर बयान ऐसा था कि 9 लोग मरे हैं, हमारी टीमें तुरंत पहुँच गई, मेडिकल जो असिस्टेंस वो पहुँच गया। आखिर में किसी गृह मंत्री से ये अपेक्षा की जाएगी? गृह मंत्री से अपेक्षा थी, इतने बड़े राष्ट्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के गृह मंत्री से अपेक्षा थी वो कहते कि 10 मिनट में आतंककारियों को पकड़ लिया जाएगा, 2 दिन में आतंककारियों को पकड़ लिया जाएगा। ऐसा कोई बयान गृह मंत्री की ओर से नहीं आता है। एक झुका सा चेहरा जो केवल एक पुलिस की रटी रटाई सी एक इबारत को वहाँ पढ़ता हुआ नजर आता है, केवल ये कहता है कि ये जो घटना के बाद जो घटनाएं घटी हैं उसके एक प्रकार से सीक्वेंस को वो अब लोकसभा में रख देता है। आखिर में कैसे देश चलेगा? आखिर में कहीं कमिटमेंट नहीं, कहीं इच्छा शक्ति नहीं, आतंकवाद के खिलाफ कहीं ठोस और सख्त नजर नहीं आता। दीपक, ध्यान है जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, एक एक्सीडेंट हुआ था और उन्होंने उस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। यहाँ तो चिदंबरम के गृह मंत्री रहते हुए पता नहीं कितनी आतंककारी घटनाएं हो गई, लेकिन आज तक उन्हें शर्म नहीं आती। आखिर में क्यों नहीं आती शर्म? ये बड़ा एक हमारे लिए शर्म का विषय है कि आखिर में गृह मंत्री को शर्म क्यों नहीं आती है। एकदम सही कहा आपने। और बात करें हम अगर लालकृष्ण आडवाणी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस ब्लास्ट के बाद संसद में क्या कहा, आपको सुनाते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि फिर से एक बार भारत की राजधानी में इस प्रकार का आक्रामक
आक्रमण हुआ है। मैं नहीं जानता हूं कि इसका कितनी मात्रा में इस बात से संबंध है कि 9/11 के 10 साल अभी पूरे होने वाले हैं। आने वाली 11 सितंबर को 10 साल पूरे होंगे उस घटना को। मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कई बार इसी प्रकार की सोच आतंकवादियों के इन गिरोहों में रहती है और हमारे लिए जरूर चिंता की बात है। मेरा सुझाव होगा। तो लालकृष्ण आडवाणी भी इस पर चिंता जाहिर करते हैं और एक रिलेशन ढूंढते हैं वो कि कहीं 9/11 की जो बरसी आ रही है उससे कहीं इसका कहीं कोई रिलेशन ये तो जो नहीं 9/11 का जो घटना है लालकृष्ण आडवाणी के ही गृह मंत्री रहते हुई थी जी। संसद पे हमला था, भारत के लोकतंत्र पे सबसे बड़ा हमला था ये, जब लालकृष्ण आडवाणी स्वयं गृह मंत्री थे तब। लेकिन आडवाणी का जो एक बड़े लोह पुरुष कहलाने में बहुत अपने आप पर फक्र महसूस करते हैं, उनका ऐसा घिसा पिटा सा बयान देश की जनता को कहीं भी मजबूती नहीं लाता, कहीं भी ये नहीं। वो एक ये बता रहे हैं कि ये एक उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है। आखिर में किसे बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारा देश इतना कमजोर है, आतंकवादी जो भी चाहे वो कर सकते हैं? क्यों नहीं उन्होंने सरकार को खींचा, क्यों नहीं कहा कि सरकार ने इंटेलिजेंस की सूचना होने के बावजूद कैसे हमारे यहाँ के लोगों को मरने दिया, कैसे ये आतंकवादी घटना होने दी, कैसे 30,000 कोर्ट पर इस तरह का हमला हो जाता है, कैसे लोगों को बेमौत मार दिया जाता है? क्यों नहीं उन्होंने वहां खिंचाई की? छोटी छोटी बातों पर संसद को रोकने वाले, लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करवाने वाले ये नेता क्यों नहीं बेमौत मारे जाने वाले लोगों पर इसी तरह की कार्रवाई करते? क्यों नहीं संसद में हंगामे करते? क्यों नहीं सरकार की खिंचाई करते? क्यों नहीं सरकार को मजबूर कर देते कि वो किसी भी तरह से आतंकवाद के खिलाफ एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाए और देश में दोबारा ऐसी घटना नहीं हो? इसकी क्यों नहीं एक संकल्प शक्ति लोकसभा या राज्यसभा में, हमारी संसद में दिखाई देती? दीपक, एकदम सही कहा आपने। और यहीं पर जब लालकृष्ण आडवाणी इस तरीके का बयान देते हैं कि वो सदन से चाहते हैं कि वो इस वक्त सदन की कार्रवाई को यहाँ स्थगित कर दिया जाए, तो एक पुराना वाकया और ध्यान आता है। जब जवाहरलाल नेहरू जब 1962 की लड़ाई के बाद में जब शहीदों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लता मंगेशकर ने उसमें ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आंख में भर लो पानी ये गीत गाया था। इसके बाद जो हमारे उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी आंखों में पानी आता है। और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जो इस वक्त बीजेपी में एक सीनियर लीडर माने जाते हैं, और पहले उनके वक्त पर जैसे आपने भी बताया कि जो संसद पर हमला हुआ था उस वक्त उन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि आंख में पानी भरने का समय नहीं है बल्कि आंखों में अंगार भरने का समय है। लेकिन यही वो सरकार है जब कांग्रेस इस वक्त शासन में है और बीजेपी इस वक्त विपक्ष में है, मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही है। उस वक्त पर यहां पर जिस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी का बयान आता है, वाकई में ये एक अच्छा संकेत नहीं है। अभी इस विषय पर हम और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए HPC न्यूज़।